गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नया लेक्चर लेके। आज हम करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, है ना। तो हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें क्या क्या देखा है, मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखे हैं, और जो गेमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, इसके बारे में देखा था, है ना। अब इसके बाद आज हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है एक्चुअल में, मतलब जो हार्मोनल चेंज होता है ना, फीमेल जो गेमेट्स मतलब ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो हार्मोनल चेंज होता है उसके कारण जो पूरा ऑर्गन का जो एक प्रकार से सिस्टमिक चेंज है बोल सकते हैं ना, तो पूरा ऑर्गन्स के में थोड़ा कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ना मतलब जो फीमेल्स में होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। मैंने जो एक चैप्टर पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उसमें बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग मतलब टर्म्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि ओएस्ट्रस साइकिल किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन प्राइमेट्स के लिए, जैसे कि गाय हो गया, काउस हो जाते हैं, शीप हो जाते हैं, डॉग्स हो जाते हैं, इन लोग के लिए क्या करते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल यूज़ करते हैं ना। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, प्राइमेट्स ह्यूमंस, और जो एप्स हो जाते हैं, एप्स मतलब चिंपैंजी जो होते हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सीधा चालू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी मतलब जो हार्मोनल चेंज आते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो हार्मोनल चेंज आता है उसके कारण होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। ये ह्यूमंस में लगभग 28 दिन का होता है, इसका जो पीरियड होता है वो 28 दिन तक का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 29 दिन है, 28 से 29 दिन उसका क्या होता है, एवरेज टाइम होता है। तो इसमें मतलब एक बार पूरा मतलब साइक्लिकल चेंज होता है। अब क्या क्या चेंज होगा उसको मैं बताता हूँ। इसमें ये मतलब बोर्ड क्या एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, और नीट में भी पूछते हैं कई कई बार कि क्या क्या कौन कौन से फेसेस हैं, है ना, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या फेस होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेस, मतलब इसमें 4 फेस होते हैं ना। तो 4 फेस होते हैं। तो सबसे पहला फेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, दूसरा फेस है फॉलिकुलर फेस, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेस, और चौथा होता है ल्यूटियल फेस। तो आप लोग को नाम से पता चल गया होगा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, जो ह्यूमन फीमेल होते हैं, है ना, उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो क्यों होता है, वो जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, जो यूट्रस होता है, उसके 3 लेयर होते हैं, एक एंडोमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसका जो ये थिकनेस देख सकते हैं आप लोग, ये थिकनेस है ना, ये क्या होता है, कम होता है ना, ये कम हुआ तो उसके कारण शेडिंग हुआ। तो ऊपर का लेयर क्या होता है, ये शेडिंग हो जाता है। इसके कारण जो ये ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स कहते हैं रप्चर हो जाते हैं। रप्चर हो जाते हैं मतलब कि एक प्रकार से होता है, उसका भी शेडिंग हो जाता है। तो अब ये ब्लड वेसल्स क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो ब्लड वेसल डैमेज हो गया तो इसमें जो ब्लड होता है ना, इसमें जो ब्लड होता है ये क्या होता है, फ्लो होता है। इसका क्या होता है, मतलब ये बाहर निकलता है, फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। मतलब ये 3 से 5 दिन, है ना, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो तीसरा और 5वां दिन होता है, इस दोनों के बीच में क्या आता है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है ना, तीसरा से 5वां दिन। ये क्या होता है, मतलब तीसरा से 5वां दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो शेडिंग है, इसका जो लेयर है, ये क्या हो गया, इसका जो थिकनेस है वो कम हो गया, है ना। तो थिकनेस कम हो जाता है तो यहाँ पर से जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, और वहाँ से ब्लड फ्लो होता है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके बाद देखते हैं फॉलिकुलर फेस। फॉलिकुलर आप लोगों को नाम से पता चल गया फॉलिकुलर, है ना। तो इसमें फॉलिक्यूल, जो यहाँ पे फॉलिकल जो बन रहे हैं, है ना, ये जैसे कि ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, ये ग्रेफेन फॉलिकल हो गया। तो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ग्रेफेन फॉलिकल जो होता है वो सबसे मेच्योर, मतलब फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल को ग्रेफेन फॉलिकल बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर से देखो ये सेकेंडरी oocyte है, जो कि मतलब ओव्यूलेटरी फेज में होता है। क्या होता है, जो ग्रेफेन फॉलिकल होता है वो ओवम को रिलीज कर देता है। तो वही हुआ, यहाँ पर जो ये फॉलिकल्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल ये क्या सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन। अब यहीं पर से देख सकते हैं ये एस्ट्रोजन हुआ, तो जैसे जैसे ये ग्रेफियन मतलब इसका जो फॉलिकल है वो बढ़ते गया, है ना, तो ये जो इसका जो लेवल है एस्ट्रोजन का लेवल वो बढ़ गया, है ना। उसके बाद जो उसके बाद क्या होता है, ये जो मिडिल में आने के बाद जो मतलब जो 40 मतलब इसका जो पूरा पीरियड है वो 28 डेज का होता है ना। तो जो 14th डे होता है, इसमें जो LH होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये LH हो गया और ये FSH हो गया, दोनों का जो ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ना। ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना। तो ये दोनों का लेवल क्या है, हाई हो गया, इसी को बोलते हैं LH सर्ज, है ना। तो LH सर्ज के कारण क्या होता है, यहाँ पास ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, मतलब कि जो ग्रेफेन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte था वो निकल गया, तो इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये फेज जो होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, है ना। यही होता है ओव्यूलेटरी फेज। अब उसके बाद क्या होता है,
ओव्यूलेटरी फेज के बाद कहता है ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना। उसके बाद जो होता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज मतलब कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम ये क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो आप लोग मतलब इस यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ल्यूटियल फेज जैसे जैसे बढ़ा, ये प्रोजेस्टेरॉन उसका लेवल बढ़ गया, है ना। तो यहाँ से दोनों ग्राफ से देख सकते हैं, एस्ट्रोजन जैसे कि फॉलिकुलर फेज था तो उसमें ये फॉलिकल का वो मतलब जो एस्ट्रोजन था उसका लेवल बढ़ा। उसका एफएसएच मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन था ये कब बढ़ा, जब ल्यूटियल फेज आया। तो इसको मतलब ऐसा मतलब रिलेट करोगे, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब अच्छे तरीके से याद रहता है। एक तो डायग्राम से जो याद होता है वो मतलब मैनुअली याद करने से बेटर होता है। डायग्राम के थ्रू अपने माइंड में जो रहेगा कि हाँ इस जगह पे ऐसा हुआ था, वो हुआ था, तो मतलब कि अपने पूरा मैप बन जाता है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि ये ग्रोथ हुआ किसका, फॉलिकल का, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, और जो कॉर्पस ल्यूटियम बना तो वो प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेट करता था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, है ना। अब उसका देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताना था कि ये जो था 3 से 5 मतलब 3rd डे से 5th डे तक क्या हुआ, इसका जो शेडिंग हुआ, उसके बाद इसका जो देखो ये जो लेयर है इंडोमेट्रियम लेयर, उसका थिकनेस देखो आपको कितना हो गया, बढ़ गया। मतलब कि जो लेयर है वो फिर से रिजनरेट हो गया। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन पीरियड, है ना, प्रोलिफरेटरी फेज, है ना। मतलब इसका क्या होगा, प्रोलिफरेशन हो जाता है। ये पूरा जितना भी था पूरा लेयर, है ना, ये क्या हो जाता है, इसका पूरा मतलब ग्रोथ होता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। जो शेडिंग हुआ था उसका फिर से ग्रोथ हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चौथा मतलब जो 14 दिन था, चौथा दिन मतलब ये था मिडिल वाला डेट, है ना। तो 14th डे पे क्या हुआ, जो LH है और FSH है इन दोनों का क्या हो गया, कंसंट्रेशन पीक में आ गया, है ना। पिछले लेक्चर में बताया था जब LH और FSH का लेवल जब पीक में आ जाता है उसको बोलते हैं LH सर्ज, और वहीं पास ओव्यूलेशन होता है, ये ओव्यूलेशन हो गया, ये कॉर्पस लूटियम बन गया। तो ये हो गया पूरा अपने को मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा होता है ना। तो इसको मतलब ये एनसीईआरटी में बढ़िया से इसका डायग्राम दिया गया है, इसको मतलब ये बोर्ड में पूछा जाता है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। पिछले में क्या देखा था, गैमेटोजेनेसिस देखा था कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब हम देखेंगे मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट मतलब कि जो स्पर्म होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है ओवम, उन दोनों का जो फिजिकल मेटिंग होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। या फिर उसको बोलते हैं सिंगेमी, वो प्लांट के केस में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं ना। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म और जो फीमेल गैमेट होता है ओवम, उन दोनों का मेटिंग होता है। अब मैंने बताया था कि उनका मेटिंग कहाँ पे होता है, जो स्थैमस और जो इलियम जो स्थैमस होता है और जो एम्फुला होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है, एम्फुला और स्थैमस, इन दोनों के जंक्शन में होता है ना। उसको बोलते हैं एम्फुलरी स्थेमिक जंक्शन में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखते हैं, अब सबसे पहले देखेंगे कि जो स्पर्म होता है ना, वो कहाँ पे मतलब इजेकुलेशन उसका कहाँ पे होता है, सर्विक्स पे। जैसे कि मान देख लेते हैं सर्विक्स, यहाँ पे इसका क्या हुआ, जो स्पर्म है यहाँ पे आया, है ना। स्पर्म का यहाँ पे इजेकुलेशन होगा तो सर्विक्स से वो कहाँ जाएगा, सर्विक्स से कहाँ जाएगा, वो उसको ट्रांसफर होना कहाँ तक, एम्फुलरी स्थेमिक जंक्शन, एम्फुलरी स्थैमिक जंक्शन, है ना। और जो ओवम होता है, ओवम ये कहाँ होता है, ओवरी पे होता है ना। इसका भी मतलब रिलीज होगा और कहाँ पहुँचेगा, एम्फुलरी स्थैमिक जंक्शन पे। अब दोनों जब साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही समय पे मतलब जब मेटिंग होगा तब उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। अगर ओवरी पहले मतलब ओवम है वो पहले मतलब क्या हो गया, रिलीज हो गया, और जो स्पर्म है वो बाद में आया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए जो हर कोइटस जो होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करता। जब मेटिंग होगा और एक्यूरेट टाइमिंग होगा, है ना, जब ये जो एम्फुलरी स्थेमिक जंक्शन में जो स्पर्म पहुँचेगा और उसी टाइम पे जो ओवम है वो भी मतलब वो एम्फुलरी स्थेमिक जंक्शन में पहुँचेगा, और जब उन लोग का फिजिकल मीटिंग होगा तभी वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, है ना। तभी क्या होगा, प्रेगनेंसी होगा फर्दर। अब उसके बाद देखेंगे जो इसके बाद ये है फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसके बाद क्या बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। ये क्या होता है, 2n कंडीशन होता है। 2n मतलब क्या हो गया, डिप्लाइड हो गया। अब जो ओवम होता है वो n कंडीशन में होता है और जो स्पर्म होता है वो भी n कंडीशन पे होता है ना। अब उसके बाद देखते हैं ये जो होता है जाइगोट, इसका माइटोसिस होता है ना। अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, इसके बाद
जो एम्ब्रियोजेनेसिस वाला प्रोसेस है ये देख रहे हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जिस प्रकार प्लांट में जो जाइगोट बनता है उसका माइटोसिस करते हैं ना, बार बार माइटोसिस होगा, माइटोसिस होता है तो वो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो वैसे यहाँ पे माइटोसिस होता है ना। अब माइटोसिस होगा तो यहाँ पे क्या बनता है, 2 सेल बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, ऐसे से करते हुए 2 4 बनेगा, फिर 8 बनेगा, ऐसे करके नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं ना। तो ये जो सेल बढ़ते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, है ना। जो सेल फॉर्मेशन होते हैं इसका जो माइटोसिस है उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, है ना। अब ब्लास्टोमियर हो गया तो ये जो सेल होते हैं ये क्या होता है, मतलब बढ़ते जाते हैं काउंटिंग में। तो जो 16 मतलब 8 to 16 नंबर का जो वो रहता है ब्लास्टोमियर, है ना। जब मतलब ये डिवाइड होके 8 से 16 मतलब सेल बन जाएगा, ब्लास्टोमियर बन जाएगा, तो इस स्टेज को बोलते हैं मोरूला स्टेज। मोरूला मतलब कि मतलब जो एम्ब्रियो है वो 8 से 16 ब्लास्टोमियर सेल से मतलब मिलकर बनेगा, तो उसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर, है ना। अब ब्लास्टोमियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी वाला टर्म आता है ना। तो जब ये होगा, ये क्या होगा, जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर एम्फुलर इस्थेमिक जंक्शन है, वहाँ से मूव करते करते कहाँ जाएगा, यूट्रस पे, है ना। अब ये है कहाँ जाएगा, यूट्रस पे, इसका फिर से डेवलपमेंट होगा, है ना। मोरूला है वो फिर से क्या होगा, फिर डिवाइड होता जाएगा। अब उसके बाद ये कहाँ पहुँचा, यूट्रस में पहुँचा, यूट्रस के बाद इंडोमेट्रियम। अब ये इंडोमेट्रियम होता है कहाँ, उसका जो इनर लेयर होता है यूट्रस का, वहाँ पहुँचेगा। वहाँ पे क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट लेयर, मतलब ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसाइड जो बोलते हैं, एक प्रकार से एक स्टेज होता है ना। जिस स्टेज पे वो एम्ब्रियो होता है वो अटैच होता है किसके साथ, यूट्राइन वॉल जो होता है इंडोमेट्रियम उसके साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट लेयर, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एक स्टेज है किसका, एम्ब्रियो का। तो इसके अंदर जो क्या होता है, सेल्स होते हैं, मतलब जो ये डिवाइड होके बनने हैं उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। तो ये किसके फॉर्म में अरेंज होते हैं, 2 लेयर में प्रेजेंट होते हैं। 2 लेयर में नहीं, जैसे कि ये आउटर लेयर हो गया, तो इसमें आउटर लेयर में ऐसा सेल ऐसे, तो ये सभी क्या है, ब्लास्टोमियर है। बहुत सारे जो सेल हैं ये सभी ब्लास्टोमियर है। ये क्या होगा, आउटर लेयर में अगर अरेंज होगा तो ये सबको आउटर जो लेयर होता है, एक प्रकार से एक लेयर बना लिया आउटर लेयर, इसी को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, है ना। और यही जो सेल है ये इनर में भी, मतलब इनर एरिया में भी मतलब कह रहे हैं अरेंज रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये इनर एरिया में अरेंज होते हैं, तो इन लोग को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, है ना। तो जो आउटर लेयर में जो एक लेयर बनाया उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और नीचे को बोलते हैं इनर सेल मास। अब उसके बाद देखते हैं इन लोग का फंक्शन क्या है ना। अब मतलब कि ऐसे भी इम्प्लांटेशन हो सकता था, लेकिन इन दोनों लेयर का जरूरत क्या पड़ा। तो सबसे पहले जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये क्या करता है, अटैच करता है, अटैच टू इंडोमेट्रियम, है ना। इंडोमेट्रियम से क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। और जो इनर सेल मास है ये क्या बनाता है, 3 लेयर जर्म लेयर बनाता है। एक तो एक्टोडर्म, फिर उसका मेसोडर्म, और एक होता है इंडोडर्म। ये 3 लेयर होते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, जर्म लेयर, है ना। ये तीनों जर्म लेयर कहलाते हैं। और इन तीनों जर्म लेयर से पूरा बॉडी बनता है ना। पूरा बॉडी का जो डेवलपमेंट है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ये तीनों लेयर्स होते हैं। जैसे कि जो स्किन है अपना, ये एक्टोडर्म से बनता है ना। हार्ट है वो मेसोडर्म से बनता है, जो हेयर है ये एक्टोडर्म से बनता है। तो इस प्रकार से जितना ये पूरा लेयर है, ये तीनों लेयर क्या करता है, पूरा बॉडी के ऑर्गन्स को बनाता है ना। तो जैसे कि कोई आप लोग कभी सुने होगा कि हार्ट इज मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड, स्किन इज एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड। तो यही है कि ये एक्टोडर्म से कौन सा चीज़ ऑर्गन ओरिजिनेट हुआ है, और कौन सा मेसोडर्म से, कौन सा इंडोडर्म से। तो ये तीनों क्या करते हैं, पूरा बॉडी के ऑर्गन को बनाते हैं। इसको बोलते हैं जर्म लेयर, है ना। अब देखते हैं ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम है उसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। और उसका जैसे ही अटैच होता है तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट का जो यूट्रस का जो वॉल होता है, पूरा सेल होता है, वो क्या करता है, पूरा कवर कर लेता है ना। इसको मैं यहाँ पे मतलब इसको बना लीजिए पहले आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब इसके बाद मैं बताता हूँ
क्या होता है इसका जो प्रोसेस है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होता है ये किसके साथ अटैच हो गया, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच टू द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के साथ लेयर अटैच हो गया तो उसका जो यूट्राइन जो सेल है, यूट्रस का जो सेल है, इसको क्या करता है पूरा आउटर लेयर को ऐसे पूरा कवर कर लेते हैं, है ना। यूट्राइन सेल क्या होता है पूरा बहुत ज़्यादा डेवलप, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिवीजन करता है ना। यूट्राइन टिश्यू डिवाइड, सॉरी यूट्राइन टिश्यू नहीं डिवाइड करता, सेल। अब यूट्राइन सेल डिवाइड करेगा, अब ये क्या करेगा, सराउंड कर देगा, सराउंड टू ब्लास्टोसिस्ट है ना। तो ये ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेगा, पूरा ऐसे पूरा घेर लेगा, है ना, ऐसे पूरा यहाँ पर ऐसे पूरा घेर लिया, तो ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट है और ये पूरा घेर लिया, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब कि जो यूट्राइन कैविटी है पूरा तरीके से इसको घेर लेगा, मतलब पूरा उसको कवर कर लेगा, है ना। तो ये कहता है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मतलब एम्ब्रियो बोल सकते हैं ना। अब उसके बाद इसका क्या होगा, ग्रोथ होता है ना, इसका ग्रोथ होता है। फिर इसको देखा या किस में डेवलप होता है, ये फीटस में डेवलप, जिस प्रकार से वो 3 जर्म लेयर था वो क्या करेगा, पूरा ऑर्गन्स को बनाएगा और इसके बाद ये क्या करेगा, ये पूरा यंग चाइल्ड, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं फीटस में डेवलप होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड में डेवलप हो जाएगा। तो ये होता है कैसे कैसे उसका मतलब इम्प्लांटेशन होता है ना। अब उसके बाद देखते हैं हार्मोन्स वगैरह के बारे में कुछ, है ना। तो हार्मोन्स कहते हैं, कुछ हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है किसके समय, प्रेगनेंसी के समय, है ना। तो ये जो होगा तब प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के समय कौन कौन सा लेयर, मतलब किसका किसका क्या बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एक तो आप देखते हैं HP जो प्लेसेंटा होता है, अच्छा सॉरी मैं प्लेसेंटा पहले बताता हूँ। प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे कि अब ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, मान लिया आउटर लेयर हो गया, है ना। ऐसा पूरा आउटर लेयर ऐसे बना ही देता हूँ, है ना। ये पूरा आउटर लेयर हो गया, ये पूरा आउटर लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं ना। और जो इनर जो लेयर होता है उसमें जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। तो जो आउटर जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें पूरा क्या होता है, क्रोनिक वेलाई, ऐसे फिंगर लाइक जो मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म हो जाता है ना, ऐसे पूरा सराउंड कर देता है, ऐसे पूरा मतलब पूरा जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है ना उसको क्या करता है, पूरा क्या कर देता है, पूरा सराउंड कर देता है। इसको बोलते हैं क्रोनिक वेलाई, है ना। अब उसके बाद जो ये पूरा मैंने बताया था कि ये पूरा लेयर है, इसको कौन कवर कर लेता है, यूट्राइन टिश्यू। अब जो प्लेसेंटा होता है ना, वो क्या क्या होता है, यूट्राइन टिश्यू, है ना। यूट्राइन टिश्यू और क्रोनिक वेलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, प्लेसेंटा। इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन द फीटस एंड मदर। इट इज द structure and functional unit between fetus and maternal body। मतलब कि जो ये क्रोनिक वेलाई क्या होता है, पूरा ट्रोफोब्लास्ट में क्या कहता है, पूरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो पूरा डेवलप हो जाता है ना। उसका जो उसके सराउंडिंग रहता है उसको पूरा यूट्राइन टिश्यू क्या करता है, पूरा कवर कर लेता है। ये दोनों मिला के बनाता है प्लेसेंटा बनाते हैं। तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, मतलब वेस्टेज जो मटेरियल है फिटस का, जो जैसे कि अब वो बॉडी है डेवलप हो रहा है तो उसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको सप्लाई करेगा किसको, फिटस को। कौन, मैटरनल बॉडी के थ्रू क्या करेगा, फिटस को सप्लाई करेगा। कौन करता है वो, प्लेसेंटा, है ना। और जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, उसमें क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना, उसको निकालेगा कौन, प्लेसेंटा। तो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को देने का काम भी प्लेसेंटा का होता है और उसको वहाँ से जो अनवांटेड मटेरियल उसको निकालने का काम भी प्लेसेंटा का होता है ना। अब उसके बाद देखते हैं प्लेसेंटा जो होता है ये एम्ब्रियो हो गया। तो एम्ब्रियो के साथ डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता, ये जुड़ा होता है किसके थ्रू, अम्बेलिकल कॉर्ड। तो अम्बेलिकल कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार से ब्रिज होता है, बोल सकते हैं ब्रिज किसके बीच में, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में। फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एक ब्रिज होता है, उसको बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। तो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या करता है ये, मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकता है, ऐसा करके बोल सकते हैं, है ना। अब ये हो गया कैसे होता है क्रोनिक वेलाई, उसका हो गया। अब उसके बाद देखते हैं प्रेगनेंसी के समय कौन कौन सा जो हार्मोन्स होते हैं उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। प्लेसेंटा एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, जो कि
कुछ हार्मोन को सिक्रीट करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सिक्रीट करता है। HPL है ना, HPL मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है ना, और दूसरा होता है HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये क्या होता है, 2 हार्मोन होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, एस्ट्रोजन और चौथा जाता है प्रोजेस्ट्रोजन। इसका भी सिक्रीट करता है। कौन करता है, प्लेसेंटा है ना। तो प्लेसेंटा इन सभी का सिक्रीशन करता है, इसलिए वो एक प्रकार से इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ऐसे करके बोल सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है रिलैक्सिन को कौन सिक्रीट करता है, ओवरी है ना। ये ओवरी सिक्रीट करता है रिलैक्सिन को कब, जब बच्चे का पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन मतलब कि जो बर्थ होता है ना, तो उस समय मतलब एक प्रकार से पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। मसल को क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वो निकलना है, मतलब जो पार्चुरेट करना है, तो पेन होता है, तो उस पेन को थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रेट करता है कॉट ओवरी। और ये जो HPL है, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, ये सब कहाँ से सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा से। तो ये कुछ हो गया हार्मोन्स के बारे में। अब इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स है जिसका लेवल प्रेगनेंसी के समय बढ़ा होता है। सबसे पहले देख लेते हैं वो, ये तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा ही रहता है। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन है ना। दूसरा होता है थायरोक्सिन है ना। और जो एक और होता है तीसरा, उसको वो है प्रोलैक्टिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, और कॉर्टिसोल है ना। और उसके साथ साथ एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन। इन सभी का लेवल क्या होता है, बढ़े रहता है। अब इन लोग का फंक्शन क्या है, इसको देख लेते हैं ना। अब ये प्रोलैक्टिन होता है, ये क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मिल्क जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो आफ्टर बर्थ क्या होता है, मदर जो होता है अपने चाइल्ड को फीड करते हैं है ना। क्या फीड, मतलब ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, मिल्क के थ्रू होता है ना। तो क्योंकि जो फर्स्ट मतलब बेबी होता है, उसको मतलब जो फ्यू मंथ होते हैं फर्स्ट के है ना, उसमें केवल मिल्क देते हैं ना। तो वो मिल्क का फॉर्मेशन कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। उसके बाद थायरोक्सिन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है ना। अगर थायरोक्सिन नहीं होगा तो बहुत सारे मतलब कि सिम्टम्स देखने को मिल सकता है चाइल्ड में, जैसे कि उसको जॉन्डिस का होने का प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है, उसका जो मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि वो बोलते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के समय आयोडीन लेवल बढ़े रहना, मतलब बढ़े नहीं, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए मदर में। अगर आयोडीन का लेवल कम हो जाएगा तो बच्चे में ये थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी। थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो वो जो बच्चा मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, मतलब उसका जो सोचने की क्षमता है वो कम हो जाएगा है ना। और दूसरा बात कि उसको मतलब जॉन्डिस वगैरह का उसका प्रॉब्लम हो सकता है ना। और जो कॉर्टिसोल होता है, ये एक प्रकार से क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ना। तो ये सभी का हार्मोन जो होता है, मतलब इसका लेवल बढ़ा होता है किसके समय, प्रेगनेंसी के समय। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं जो प्रेगनेंसी है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो 9 महीने का होता है ना। तो जो 9 महीने तक पूरा मतलब कि जो पूरा पीरियड है उसमें कोख में रखते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड है ना। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 9 महीने तक जो मतलब जो फीटस होता है वो डेवलप होता है यूट्रस, मतलब है ना, यूट्रस में, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब उसके बाद देखते हैं कि जो बेबी का जो ग्रोथ है ना, कौन कौन से मंथ में क्या क्या ऑर्गन उसका डेवलपमेंट होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मंथ में क्या होता है, उसका हार्ट जो होता है, मतलब दिल, हार्ट का डेवलपमेंट होता है। फिर सेकंड मंथ में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स एंड डिजिट क्या होता है, लिम्ब मतलब कि जो हाथ है, पैर है, ये सब दोनों लिम्स कहलाते हैं। और डिजिट्स मतलब कि जो उंगलियां होते हैं ये। तो मतलब सेकंड महीने में क्या होता है, लिम्स और डिजिट हो जाता है ना। तो 9 महीने का होता है, तो उसमें 3-3 महीने के फेस में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो फर्स्ट 3 महीना उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब कि 3, मेस्टर मतलब मंथ है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो वैसे तो यहाँ पर सेकंड में हो गया मंथ हो गया, तो यहाँ पर थर्ड मंथ है ना। थर्ड मंथ का कंप्लीट मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। तब यहाँ पर क्या होता है, उसका जो मेजर ऑर्गन होता है, मेजर बॉडी ऑर्गन
एंड जेनाइटल ऑर्गन इसका फॉर्मेशन हो जाता है ना फीटस में। फिर चौथा देखते हैं कौन, अब फिफ्थ मंथ होता है। फिफ्थ मंथ में बच्चे का फर्स्ट जो मूवमेंट होता है वो दिखता है, तो फिफ्थ मंथ लिख देते हैं। फिफ्थ मंथ इसमें जो ग्रोथ होता है, मतलब जो बॉडी फीटस का होता है, फर्स्ट मूवमेंट देखते हैं। फर्स्ट मूवमेंट मतलब जो बोलते हैं ना कि बच्चा लात मार रहा है ऐसा करके, तो वो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट बार जब मूवमेंट कब होता है उसका फिफ्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा फिफ्थ मंथ तक, तब उसका जो मतलब मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। फिफ्थ मतलब अब सेकंड ट्राइमेस्टर एंड मतलब कि 6 महीने हो जाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ तक क्या बन जाएगा उसका आईलिड सेपरेट है ना, प्लस आईलैश फॉर्म्ड, और क्या होता है पूरा बॉडी जो है बॉडी सराउंडेड बाय हेयर, फाइन हेयर। मतलब कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर तक हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो आईलिड्स होते हैं, आईलिड्स मतलब कि जो पलके होते हैं वो बन जाते हैं, मतलब जो जैसे शुरू में चिपके होते हैं दोनों आईलिड है ना, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। आईलैश मतलब कि जो बाल होते हैं, मतलब जो एक प्रकार से हेयर होते हैं किसमें, जो आईलिड में, जो कि क्या करता है कचरा वगैरह जो आने से रोकता है, ये सेपरेट मतलब फॉर्म हो जाता है। और तीसरा क्या होता है जो पूरा बॉडी होता है उसमें फाइन छोटे छोटे हेयर से कवर हो जाता है। तो ये कब देखने को मिलेगा अपने को, सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में है ना। उसके बाद देखते हैं नाइन्थ मंथ में। नाइन्थ मंथ, तो नाइन्थ मंथ में क्या होता है पूरा बॉडी जो है मतलब फिटस पूरा डेवलप होता है बोल सकते हैं ना। तो फुल्ली मैच्योर फिटस। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो वो डिलीवरी है ना, जो पार्चुरेशन है वो 9 महीने तक, लगभग 9 महीने तक उसके बाद होना चाहिए, मतलब लगभग 9 महीने तक होना चाहिए। अगर उससे पहले हो जाएगा है ना, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा है ना, कुछ ऑर्गन मतलब डिफॉर्म्ड हो जाएगा ऐसा करके, या फिर 9 महीने के बाद भी हो रहा है तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकते हैं। तो इसलिए जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो अब थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ता मतलब ऐसे थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेटली 9th मंथ तक उसको ग्रोथ मतलब फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि मतलब नीट में पूछ लिया कि हार्ट कौन से मंथ तक बन जाएगा, तो फर्स्ट मंथ है ना। सेकंड मंथ में क्या क्या हो जाएगा, लिम्स और डिजिट बन जाएगा। थर्ड मतलब जो थर्ड मंथ तक क्या बन जाएगा, उसको मेजर ऑर्गन पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा क्या क्या बनता है क्या होता है उसको मैंने बता दिया, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद आते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब मैंने बता रहा हूँ पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है। पार्चुरेशन मतलब कि जो बेबी जो यहाँ पर डेवलप हो गया है उसको क्या करना, डिलीवरी करना। उसका डिलीवरी कहाँ से होता है, बर्थ कैनाल से। मैंने कल बताया था बर्थ कैनाल कैसे बनता है, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स का जो कैनाल होता है वो प्लस वेजाइना का जो वेजाइना होता है वो दोनों मिला के बनाता है बर्थ कैनाल है ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। और ये जो बर्थ कैनाल है यहाँ से पार्चुरेशन होता है ना। तो मतलब यहाँ से जो होता है बच्चा होता है उसका क्या होता है, डिलीवरी होता है, पार्चुरेशन होता है ना। अब उसके बाद देखते हैं ये जो पार्चुरेशन होता है ना, तो इसी समय क्या होता है जो मतलब पार्चुरेशन होता है उसके लिए कुछ ना कुछ सिग्नल जो है वो इनिशिएट होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि अपने को मतलब मतलब अप्रॉक्सीमेटली लिए है कि 9th मंथ तक क्या होता है पूरा डेवलप हो जाता है, लेकिन जब तक जो बॉडी है सिग्नल नहीं देगा कि वो मतलब पार्चुरेट होने के लिए तैयार है कि नहीं, तब तक मतलब क्या होगा, मतलब डिलीवरी नहीं होता, जनरली नहीं होता। तो ये जो पार्चुरेशन होता है उसके लिए क्या होता है, बॉडी सिग्नल देता है ना। वो जो सिग्नल होता है वो किसके थ्रू ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है एक तो फीटस प्लस प्लेसेंटा। तो फीटस और प्लेसेंटा होता है, ये क्या करता है, सिग्नल देता है किसको, ये सिग्नल देता है किसको, जो अपना पिट्यूटरी है ना उसको सिग्नल भेजता है। और वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है वहाँ से सीक्रेट होता है। तो यहाँ से निकलता है क्या, ऑक्सीटोसिन है ना। तो ये जो ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है।
कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो यूट्रस का जो वाल है, यूट्राइन वाल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाता है, पार्चुरेशन में हेल्प मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि जो उसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है बोलेगा तो मतलब वो सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो होता है फीटस से और प्लेसेंटा से, है ना। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स वही होता है कि जो फीटस अच्छे से डेवलप होता है, फुली डेवलप होता है, तो वो एक सिग्नल ओरिजिनेट करता है। किसको भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा और वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो उसका रिलीज होगा तो वो क्या करता है, यूट्राइन जो वॉल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो यहाँ का जो मसल होता है ना, जो यूट्राइन मसल होता है, वो और फिर से सिग्नल भेजता है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन का फिर से रिलीज होता है। तो मतलब कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, है ना, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिलीज होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर से जो बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो मतलब कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज होता है और क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है। और ये जो प्रोसेस है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम जो है, न्यूरो इंडोक्राइन एक प्रकार से बोलते हैं मैकेनिज्म बोल सकते हैं। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म मतलब कि न्यूरो मतलब कि न्यूरॉन और इंडोक्राइन मतलब इंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें दोनों का हेल्प हो रहा है, एक तो न्यूरॉन का भी हेल्प हो रहा है और इंडोक्राइन सिस्टम। अब कैसे बोलोगे, तो जो ऑक्सीटोसिन है ना, वो इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू रिलीज हो रहा है ये ऑक्सीटोसिन, और न्यूरल मतलब कि यहाँ से जो फीटस है और प्लेसेंटा सिग्नल भेज रहे हैं नर्व के थ्रू, किसको, हाइपोथैलेमस को, फिर वहाँ से पिट्यूटरी आएगा, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकल होगा। तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, कॉम्बाइन है एक दूसरे से, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये होता है पूरा पार्चुरेशन का प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है लैक्टेशन। तो लैक्टेशन एक लैक्टेशन पीरियड होता है ना। तो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जो मदर होते हैं, है ना, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम तक क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन होता है। अब मिल्क का फॉर्मेशन क्यों होता है, जो बच्चा होता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या होता है, फ्यू मंथ तक उसको केवल मिल्क दिया जाता है ना, मदर का मिल्क दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारे उसको इम्यूनोग्लोबिन्स है ना, या फिर एंटीबॉडी मिलते हैं, है ना। तो वो जो मिल्क होता है जितना टाइम तक सीक्रेट होता है फीमेल्स में, है ना, जितने टाइम तक सीक्रेट होता है उस पीरियड को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड, सॉरी उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। लैक्टेशन पीरियड मतलब कि जितने समय तक, एक पीरियड ऑफ टाइम तक क्या होगा, उसमें मिल्क फॉर्मेशन होगा, जो कि फीटस के ग्रोथ जो चाइल्ड होता है उसके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो इस प्रकार से ये इसमें का पूरा पॉइंट्स जो होता है मैंने कवर कर दिया है। और लैक्टेशन में जो फर्स्ट मिल्क जो निकलता है ना, जो फिर शुरू का जो मिल्क होते हैं उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, है ना। जो इनिशियल जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इसको बोलते हैं IgA इम्यूनोग्लोबिन, है ना। तो IgA इम्यूनोग्लोबिन उसको कहाँ से मिलता है, मदर के थ्रू बच्चे को जाएगा, किसके थ्रू, कोलोस्ट्रम के थ्रू। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट फ्यू मंथ तक जो मदर का ही जो मिल्क है वो उसको फिटस जो बच्चा है उसको फीड करना चाहिए, ताकि वो जो इम्यूनोग्लोबिन्स है उसको ट्रांसफ़र हो सके, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इससे पूरा ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा शेयर कर दें जिसको जिसको ज़रूरत हो, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो नया वीडियो है वो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।